फाइनल वैल्यू है और ये क्या है, इनिशियल वैल्यू है। लेकिन अगर ये ना होता, लेट्स से मैं हटा देता हूं, तो फिर ये टोटल डिफरेंशियल नहीं था, ठीक है। प्रॉपर्टी को चेक करने का ये तरीका होता है कि if an integral involves a property, so yeah, the property will not depend on how you, the property in a certain state will not depend on how you arrived in that state. तो अब मैं इसके आसान एग्जांपल देता हूँ ना, टेम्परेचर इज अ प्रॉपर्टी। क्या टेम्परेचर इज अ प्रॉपर्टी? अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक पोटैटो है और उसका टेम्परेचर क्या है, लेट्स से कोई वैल्यू बताएं आप सेल्सियस में, लेट्स से 50, ठीक है, वैसे अनरियलिस्टिक वैल्यू। अच्छा, अब ये 50, आप मुझे कोई बता सकते हैं कि किस तरह डिफरेंट, मुझे दो डिफरेंट मेथड्स बताएं जिसमें ये पोटैटो 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पे आ सकता है। वो बता सकते हैं मुझे दो डिफरेंट मेथड्स, दो डिफरेंट पाथ्स? तो उबालने पोटैटो को, उबालने, और दूसरा जलाने। नहीं, आप गैस पे करेंगे और हीटर पे करेंगे, दोनों की हीटिंग पैटर्न सेम होगा। नहीं, आप उसमें वाटर के थ्रू करेंगे ना, इसमें हाँ, डायरेक्ट वही मैं कह फायर रहा के हूँ ना, थ्रू। नहीं वो मैं वही कह रहा हूँ ना, अब जो भी डिफरेंट हीटिंग मैकेनिज्म डिफरेंट, इवन चूल्हे का और इलेक्ट्रिक हीटर का और गैस का और डिफरेंट होता है सारा, ठीक है ना। So, but जी once you have that 50 degree Celsius, then this value is 50 degree. It doesn't matter. इसकी ये 50-60 नहीं हो जाएगी अगर आपने वो चेंज कर दिया, ठीक है, प्रोसेस चेंज कर दिया तो। लेकिन the energy, the work done or the heat required to get from 30 to 50 does depend on the path taken. समझ आ गई? जी। तो अब अगर ये यस, सर एक स्टूडेंट को ऐड कराना है, उसकी आज रजिस्ट्रेशन हुई है, उसका रोल नंबर मिनट आई 0917, क्या नाम है उसका? लैटिनो में 1। अच्छा वो है, एक मिनट, मैं इसको कैसे, आई होप कि इसमें आ जाएगा। अगर मैं उसको टीम में ऐड करूँ तो आ जाएगा इसमें? सर करके देखें सर, मैंने सब बता तो दिया कि मैंने बोल दिया आपको। अच्छा, असल में इशू ये है ना कि मैं टीम में ऐड करता हूँ इसको, लेट मी ऐड दैट इन द टीम्स। और ये क्या है, ये हो गया, मैनेज टीम में कर सकता हूँ या नहीं? हाँ, मैनेज टीम, ऐड मेंबर बताएं इसका, I-19, सर सर 18 I-18 नहीं 19 के नहीं, सॉरी 18 0917 0917, 7। ये है ना? जी सर। ठीक है, अब अगर नहीं आया तो हम इसको ऐड कर लेंगे फिर। अब उससे पूछो कि वो जी सर। ट्राई कर ले कि आ गया या नहीं आ गया। जी सर पूछते हैं। सर हो गया। आ गया, बस ठीक है, सही है। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। थैंक यू सर। Okay, so now this was important. We needed a very clear concept of property. ठीक है, तो एक जहन में आपने इससे लेसन क्या लेना है कि not every quantity is a property. ठीक है, so only a property is attributed to a system. So now we want to understand the difference between steady state and equilibrium. Now equilibrium and steady state, they are very much the same. The difference is that steady state is a concept which also applies to open systems. It also applies to an equilibrium. If you want to test it, you have to imagine a closed system, or to be very precise, an isolated system. An isolated system. So
अब इसमें पॉइंट क्या है? So if you imagine an isolated system, and if all the properties, if no property, if all the properties, all properties are constant, they don't change with time, तो ये क्या हो गया? ये you say that the system is in equilibrium state. अब अगर आपने स्टेडी स्टेट में एज्यूम किया ओपन सिस्टम, तो ओपन सिस्टम में बाउंड्री पे क्या हो सकता है? अब इस सिनेरियो इमेजिन करिए, हम नीचे आ जाता हूं मैं. Let's say I have a system which is open, so I have a system and interaction is possible this way or this way. तो यहां पे बाउंड्री पे क्या क्या हो सकता है? बाउंड्री पे आप एग्जांपल बताएं ना. वर्क इंटरेक्शन हो सकती है, हीट इंटरेक्शन हो सकती है, मास फ्लो हो सकता है, ठीक है, और एनीथिंग that will not be a property, anything that is a non property. अब जब ये इंटरेक्शन, सर आपकी आवाज नहीं आ रही. मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, वो मैं पता नहीं इसने मुझे म्यूट कर दी. अब आ रही है? अब आ रही है? जी आ रही है. अब ये फनी बात ये है ना कि जब मैं उसको ऐड कर रहा था उस स्टूडेंट को, तो इसने मुझे म्यूट कर दिया. तो ये होना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है, लेकिन आप मुझे बताते जाएं अगर कोई इशू है. अच्छा, तो अब आपको what I wanted to tell you is the difference between steady state and equilibrium. Equilibrium मैंने बता दिया, ठीक है. Equilibrium क्या था कि this scenario does not apply to equilibrium. Equilibrium में you must have an isolated system test करने के लिए. So जब system isolated हो, you have a system that is isolated. इसका मतलब है कि नो इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग इज पॉसिबल. तो आपने अंदर क्या करना है? सारी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, सारी प्रॉपर्टीज अगर चेंज नहीं हो रही, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, देन यू से दैट दिस सिस्टम इज इन व्हिच स्टेट? एंड इक्विलिब्रियम स्टेट. इसका मतलब उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा, मास भी चेंज नहीं हो रहा, हाँ, कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही. अब स्टेडी स्टेट में क्या है कि यू हैव एन ओपन सिस्टम and interaction is possible at the boundary, different kinds of interactions. All these interactions involve non-properties. अब इसके बाद दो possibility हो सकती है. As a result of these interactions, either some property will change or no property will change. तीसरी possibility नहीं है. So if instead of all these interactions, if still all the properties are constant, P1 constant, P2 कांस्टेंट, P3 कांस्टेंट, तो चेंज क्या हो रहा है? प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही, क्या चेंज हो रहा है? नॉन प्रॉपर्टी. तो नॉन प्रॉपर्टी तो वैसे भी हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा तो प्रॉपर्टी से कंसर्न है. उसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट. क्या? तो अब मुझे बताएं आप दोनों, आई वांट टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट, कि स्टेडी स्टेट और इक्विलिब्रियम में कॉमन क्या है और डिफरेंस क्या है? व्हाट इज कॉमन इन बोथ? What will not change in both? Properties. So properties, no property can change if a system is in equilibrium. No property can change if a system is in steady state. फर्क सिर्फ ये है कि steady state में ये possibility है कि non property change हो जाए. Equilibrium में वो possibility इसलिए नहीं है कि equilibrium में आप imagine नहीं कर रहे हैं. Equilibrium में आप assume कर रहे हैं कि बाहर से भी कुछ नहीं हो रहा. So it's a very subtle difference which many people don't understand. ठीक है? So let's move on. So can you repeat that, please? So what I wanted to tell you is that if all the properties of a system are constant with time, the system is said to be in steady state. The system is also said to be in equilibrium. Difference is that in steady state, you have the possibility of an open system. So which means that if the system is open, although all the properties are constant, but the non-properties will be changing, क्योंकि open system है ना, ठीक है. मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ. लेट्स से आपके पास एक रूम है, अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी बात. लेट्स से आई हैव अ रूम, दिस इज अ रूम, और इस रूम में
हीट n हो रहा है, ठीक है, और क्या हो रहा है, हीट आउट, और अंदर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट है। तो अब क्या कहें कि आप ये रूम किस, और दिस रूम इज योर सिस्टम, तो ये स्टेडी स्टेट है या इक्विलिब्रियम है, बताएं मुझे। स्टेडी ये स्टेट। स्टेडी स्टेट है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम वर्ड गलत होगा, कि इक्विलिब्रियम में ये है कि ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल है ना, ओपन नहीं है, सॉरी, ये तो सिस्टम क्लोज्ड है, लेकिन इसमें ये आइसोलेटेड नहीं है ना, एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। इक्विलिब्रियम में ये भी नहीं होगा फिर। Equilibrium means that nothing can change. Equilibrium means that all the interactions are actually, so what different. Equilibrium is a special kind of steady state, I would say. So let's delete all this now. Delete this one as well. This one. So another thing which is very important for you to understand is something which I didn't tell you, and this was implicit, and that for any subject, yeah, any discipline, like just like thermodynamics, and what we are actually studying classical thermodynamics. This is very important. Classical thermodynamics, which means that we are only interested in macroscopic properties. Okay. The opposite of this is called the statistical thermodynamics, and statistical thermodynamics deals with microscopic interactions, and it tries to explain all those things, and it's a very different subject. There is also another thing which is called quantum thermodynamics. It's even more complicated. So in classical thermodynamics, we make certain assumptions, and if you're not aware of those assumptions, then certain questions can bother you. Those questions can actually put some a kind of distrust in this subject, कि पता नहीं क्या अजीबोगरीब किस्म की बातें हो रही है। लेकिन अगर वो आप वो assumption आपको पता हो कि assumptions क्या हैं, फिर आपका ट्रस्ट मेंटेन हो जाएगा। और वो assumptions अनरियलिस्टिक नहीं है, वो क्या है, assumptions are reasonable. When is an assumption reasonable, बताएं मुझे, कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं assumption कर रहा हूँ ये reasonable है या unreasonable है? How do I know? ये बता सकता है? If the consequence of that assumption does not lead to a serious discrepancy between your predictions, yeah, and observations. एक तरफ observations है जो आप measurements करते हैं, actually observe करते चीजें को, और दूसरी तरफ क्या है, आपकी theory की theoretical predictions. तो अगर इन दिनों में एक रीजनेबल एग्रीमेंट है, तो आप कहते हैं कि मेरी assumptions क्या है, रीजनेबल है। तो इसी तरह का एक हाइपोथेसिस है, I am sure you know hypothesis. It is a kind of assumption जो कि फाउंडेशन है क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स का, और उसको कहते हैं कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। व्हाट कंटिन्यूम, AW है मेरे ख्याल में। Has anyone heard this name before? या ये पहली दफा आप सुन रहे हैं, बताएं मुझे। कंटिन्यूम पहली दफा सुन रहे हैं। अच्छा, पहली दफा सुन रहे हैं। आपने नाम पहली दफा सुना होगा होस्ट, ये मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि आपने ये assumption पहले की है, ये कोई नई बात नहीं है। It's just that you haven't heard this name. So let me explain it. अब आप मुझे बताएं कि आपके पास, आप कोई भी एग्जांपल ले लें, लेट्स से एक रूम ही ले लें, लेट्स से एक रूम है, ये वॉल्स हैं उसके, और इसके अंदर एयर है, ये एयर मॉलिक्यूल्स है, क्या है। इसी तरह आप एक सॉलिड भी ले सकते हैं, सॉलिड में मॉलिक्यूल में कोई, इट डजंट मैटर वेदर आई टेक फॉर एग्जांपल ए सॉलिड और लिक्विड, और लेट्स से हम एयर ले लेते हैं कि क्या है, ये एयर इन योर रूम है।
अब इसमें आप क्या पिक्चर करते हैं कि ये जो मैंने डॉट्स लगाई है कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं आपके ख्याल में? हम्म सर कैन पूछे सवाल? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब एयर को या किसी भी मैटर को देखते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? मॉलिक्यूल्स आते हैं, एटम्स आते हैं, और बीच में क्या होता है? आप इमेजिन करते हैं क्या? स्पेस ना, यस स्पेस एज्यूम कर। जी तो इसका मतलब यह है कि आप जिस प्रॉपर्टी की भी बात करेंगे, हमने थोड़ी देर बाद किस चीज की बात की थी थोड़ी देर पहले? प्रॉपर्टीज की। मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना, वॉल्यूम हो गया। तो आप अगर फिजिकली बात करते हैं ना, एक्चुअली, तो एक्चुअली सारी चीजें क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मास है, यहाँ पे नहीं है, बीच में स्पेस में मास क्या होगा? मास क्या होगा स्पेस में, फ्री स्पेस में? नहीं जीरो होगा ना। नहीं होगा, जीरो होगा। तो आप लेट्स सपोज मैं एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस है क्या है, और मैं एक्स एक्सिस में मास को प्लॉट करना चाहता हूँ, इस मास ए प्रॉपर्टी, तो आप किस टाइप का प्लॉट इमेजिन करेंगे? इस तरह का ना, कहीं पे मास होगा कहीं पे नहीं होगा, ठीक है? जी डू यू एग्री विद दैट? जी Now this is physically true, but this is practically very inconvenient. क्या inconvenience है इसमें? हम माइक्रोस्कोपिकली एटम्स को ट्रेस नहीं कर सकते, वो जो वेरिएशंस हैं वो बहुत डिटेल है, और दैट डिटेल एक्चुअली ओनली मैटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। इन डे टू डे प्रेडिक्शंस दैट डजंट मैटर। सो लोगों ने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ, दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रीट व्यू। क्या बिस्किट डिस्क्रीट में ये है कि आप प्रॉपर्टीज को एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ ही देखते हैं, बीच में आप उसको जीरो कह देते हैं। This is physically true, realistically true, but it is highly inconvenient and it does not allow you to use simple math. ठीक है, क्योंकि आपको हर चीज को अलग अलग देखना पड़ता है। कंटिन्यूम बिल्कुल इसका अपोजिट है। कंटिन्यूम कह रहा है कि यार गोली मारो एटम्स को, है नहीं है, डोंट केयर, ठीक है। मैं एस्यूम करूंगा कि ये जो प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी मास ही ले लें, this is continuously changing. So वो जो स्पेस है मैं उसमें भी मास एज्यूम कर रहा हूं, हालांकि वहां पे कोई मास नहीं है। तो इसका फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा, मुझे बताएं। नुकसान तो ये है कि एक इट सीम्स टू बी एन अनरियलिस्टिक assumption। क्या आपका मैथ सिंपल हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये मास है, तो व्हाट काइंड ऑफ प्लॉट कैन यू assume? A nice mathematical function m of x। क्या m of x? अगर ये एक डायरेक्शन में है, अगर ये x y z है, x y z है, तो it will be m of x y z। ये बात समझ आ रही है? सर यस। क्या ये रीजनेबल होगा? नहीं, तो यही तो मैं बता रहा हूं ना, ये लगता तो अनरीजनेबल है, लेकिन अल्टीमेटली टेस्ट क्या है किसी assumption का, रीजनेबल और अनरीजनेबल, उसकी फिजिकल ट्रुथ पे ना जाएं, डेटा के साथ आप ये assumption करके मॉडल कोई थ्योरी बनाएंगे, यू विल कम अप विद अ थ्योरी। साइंटिफिक प्रोसेस को समझे ना, साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंटिफिक मेथड आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा स्कूल में, उसमें यू स्टार्ट विद assumptions, या जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं आप। क्या यस based on those assumptions you build a theory, you build a theory, then that theory means a set of mathematical or analytical tools. You use that theory to make certain, predictions and if those predictions agree with the data to a reasonable level acceptable for applications, अगर आपका काम हो रहा है, आप जिस मकसद के लिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो हो रहा है, आपने किसी चीज को कंट्रोल करना है, किसी
आपने फॉर एग्जांपल एक थर्मल सिस्टम बनाना है जिसमें हीटिंग, अब देखो हीटिंग सिस्टम, ये एयर कंडीशनिंग, ये सारी चल रही है ना, तो अगर ये चल रही है एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, तो इसका मतलब है कि योर प्रोटेक्शंस एग्री विद द डेटा, तो फिर हम कहते हैं कि ये रीजनेबल असम्पशन है। फिर आप उसकी निटी-ग्रिटी में ना जाए कि यार ये पता नहीं क्या, वरना फिर ये डिस्कशन कभी भी खत्म नहीं होगी। ये बात समझ आ गई? जी सर। सो we are not, this is not a course of philosophy ना, कि हम इसकी फिलोसफी में घुस जाएं कि यार ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। ये अगर हम स्पॉइल करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्पॉइल द पार्टी, तो फिर हम ये 2 सेमेस्टर में भी इस पे आर्गुमेंट खत्म नहीं होगी कि यार ये रियलिस्टिक है नहीं है। तो हमारा assumption ये होगा कि अभी हम जितनी भी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ये आप ना प्रेस किया करें चीजों को, ठीक है। हम जो भी प्रॉपर्टीज हैं हमारी, चाहे वो मास हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, we will assume that they are continuous, they are। अब आप में से किसी ने मुझे बताया कि आपने ये नाम पहली दफा सुना है ना, आपने ये नाम, अब मैं आपको सिर्फ रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि आपने पहली दफा नाम नहीं सुना, आपने इसको नाम तो पहली दफा सुना है लेकिन अभी इसको यूज कर चुके हैं। सो कैन somebody tell me what is करंट की क्या डेफिनेशन था? इलेक्ट्रिक करंट क्या डेफिनेशन था इसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो आप ये लिखते थे ना, ये आपको याद आ रहा है? जी। अच्छा, ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव के लिए क्या होना चाहिए? मैथ में आपने डेरिवेटिव पढ़ा है, डेरिवेटिव के लिए इट्स अ फंक्शन, या सो इट्स द डेरिवेटिव ऑफ q, द डेरिवेटिव ऑफ q। तो q जी। q के लिए q इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये कौन सा फंक्शन होगा ये टाइम के साथ? डेरिवेटिव के लिए कंटिन्यूटी चाहिए या नहीं चाहिए? कंटिन्यूस। एक कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, उसका डेरिवेटिव आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। अ फंक्शन मस्ट बी। सर आपको म्यूट कर दिया किसी ने फिर। अच्छा, अच्छा वैसे मैंने इसमें ठीक है, ये उनने सेटिंग चेंज की है ना, तो ये होना नहीं चाहिए। मैं अगर ये उधर से करता ना ब्राउजर से, तो ये नहीं होना था फिर। ठीक है, बस आप मुझे बताते जाए ना, ठीक है। कैसे मैं चेंज कर लूँ? मैनेज परमिशंस, मैनेज परमिशंस, take an account, no, let me try that। अगर यहाँ से मैं कुछ ऑप्शन मिल जाए मुझे। अच्छा, अच्छा मैं फनी बात यह है कि मैंने कल चेंज किया था ये, और ये फिर वापस आ गया है ना। सर पर टीम में स्मार्ट, सॉरी गूगल मीट स्मार्ट करने में इतना मसला हो रहा है। नहीं तो वहां पे भी तो शुरू हो जाते हैं ना लोग। अभी मैंने सेटिंग चेंज की है, अगर इससे फर्क नहीं पड़ता ना, आई होप कि इससे कोई ना कोई फर्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह। मैंने इसमें परमिशन ठीक है चेंज की है ना, ठीक है। सही है सर। अच्छा, तो आपको अब ये बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप, यू नीड बेसिकली डिफरेंशियल कैलकुलस, डेरिवेटिव्स,
और उसके लिए ज़रूरी है कि फंक्शंस क्या हो, कंटिन्यूस हो। तो वो फंक्शन अगर आपने कंटिन्यूम हाइपोथेसिस एज्यूम नहीं किया आपने, तो आपके सारे फंक्शंस क्या होंगे, चार्ज आपका देखो ना, आप एक्चुअल चार्ज पे जाएं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नहीं है, बीच में तो स्पेस है ना, तो आपकी ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी करंट की, ये गलत हो जाएगी ना। Yes. You cannot define current as a quantity without that assumption. समझ आ गई। जी। इस तरह आपकी सारी जितनी भी आपने अभी तक चीजें यूज की हैं, वोल्टेज, करंट, तो ये सारी उसमें आ रही है। सो अभी इसका करंट और वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, मैं बहुत आसान चीज बता देता हूँ। लेट्स गेट बैक टू दैट रूम, दैट रूम। और अभी मैं क्या करूंगा कि मेरे पास मास एक प्रॉपर्टी है, क्या है, मास। अब मैं अगर मास को एक कंटिन्यूस हाइपोथेसिस मानता हूं, क्या कंटिन्यूस हाइपोथेसिस, तो आई एम नाउ इमेजिनिंग a small volume. What? A small volume. और लेट्स से स्मॉल वॉल्यूम क्या है, मैं इसको कहता हूं डेल्टा वी। क्या डेल्टा वी इज द वॉल्यूम। तो इसका मास कितना होगा आपके ख्याल में, इसको मैं क्या कह सकता हूं, डेल्टा एम कह सकता हूं इसको। जी। So I have a small volume delta V and the mass under this continuum hypothesis will be delta m. रियली में डिफरेंट होगा कि रियली में अगर वहां पे एटम है तो नॉन जीरो होगा, नहीं है तो वो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन कंटिन्यूस में हम एज्यूम कर रहे हैं, यू इमेजिन द मास टू बी कंटिन्यूसली स्प्रेड आउट। अब आप मुझे बताएं कि लिमिटिंग केस में इमेजिन कर रहा हूं क्या। So assume that I make this delta V smaller and smaller. So zero पे क्या होगा कि I will be reduced to a point, to a, उस पॉइंट पे मास कितना होगा, बताएं। पॉइंट का मास कितना होगा, पता नहीं सर। कोई और बता सकता है। जीरो का approaching to zero. इट हैज टू बी जीरो, क्योंकि आप जीरो वॉल्यूम में कैसे मास को मतलब अगर आपने उसको जीरो वॉल्यूम में मास रख दिया तो ये तो फिर आप इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, फिर आप नॉन जीरो को ऐड करते हैं, आपको प्रोबेबिलिटी वाली बात याद आ रही है, प्रोबेबिलिटी में जो कोलमोग्रोव एक्सियम्स थे, क्या उसमें एक इशू आ रहा था कि इफ यू ऐड ऑल द प्रोबेबिलिटीज, p1 प्लस p2 प्लस, आपके पास कितने पॉइंट्स है इस रूम में, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन दिस रूम, इनफिनिट ना। तो अगर आप इन सारे मासेस को आप ऐड करें, मास 8.1, मास 8.2, और ये सारे नॉन जीरो हैं, तो क्या बनेगा इसका, अनबाउंडेड हो जाएगा ना। आपको तो फाइनाइट आंसर चाहिए, क्या चाहिए, मास इज फाइनाइट, मास ऑफ द एयर इन दिस रूम इज फाइनाइट। जिस तरह वहां पे प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है कि because there are this is an unbounded set, so the mass must be, it must be zero, it cannot be non-zero, otherwise you have a serious problem with addition. इसका मतलब क्या हुआ कि mass as a property is not a useful property. Mass is not a useful property at a point. Let me repeat that. Mass is not a useful property at a, क्यों, क्योंकि वहां पे जीरो है, और जीरो से क्या मतलब लेंगे, जिस तरह वहां पे भी प्रोबेबिलिटी क्या थी, प्रोबेबिलिटी इज नॉट ए यूजफुल प्रॉपर्टी एट ए पॉइंट उन केसेस में। वहां पे आप क्या करते थे उस मसले को हल करने के लिए, at a point you need another property which is useful, and that is याद आ रहा है आपको, that is The complement of density, that is जी। density.
ठीक है, तो यहां पे हम मास के लिए क्या, मास को रिप्लेस करेंगे किसके साथ? So we will take this limit delta m over delta t delta v, and limit delta v approaches 0, and this is our density. This is our, so density is a quantity which is defined at a point. Even though both delta m and both delta v are 0, the density is still non-zero, क्योंकि density is the ratio 0/0 की केस में लिमिट में आपको नॉन-जीरो आंसर मिल सकता है। अब आपको समझ आ गई? This is how the concept of density becomes important, and actually it's not just important, we can't do without density, क्योंकि मास का concept वहां पे मसला कर जाता है। ठीक हो गया ये? बस समझ आ गई? जी सर। अब इसका होगा ये कि अगर आपको डेंसिटी पता चल गया एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, so you can differentiate this, sorry, you can integrate density with respect to volume, yeah, and then you will get what? You will get, so it is not an addition anymore, it is an integral now. ठीक है, तो कंटिन्यूम में हमेशा आपके पास इंटीग्रल्स होंगे, समेशंस नहीं होंगे, क्योंकि समेशन कहाँ पे होता है? समेशन कहाँ पे होता है? डिस्क्रीट केस। और कंटिन्यूस में तो आप खुद बताएं कि समेशन कन्वीनियंट है मैथमेटिकली या इंटीग्रेशन कन्वीनियंट है, कौन सा आसान है? इंटीग्रेशन आसान है ना, मगजमारी है ना। तो अब जो डेंसिटी है, डेंसिटी, वी समटाइम्स नीड द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, तो रेसिप्रोकल में वो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो डेल्टा वी ओवर डेल्टा एम और लिमिट डेल्टा एम अप्रोचेस 0, इसको कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या? स्पेसिफिक, वैसे स्पेसिफिक वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको स्पेसिफिक मास भी कह सकते हैं डेंसिटी को, और इसको आप स्पेसिफिक वॉल्यूम कह देते हैं। इट्स टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल वी। अब स्मॉल वी को ये बहुत जगह पे यूज कर रहा है, बट आई होप यू रिमेंबर। और यही कॉन्सेप्ट, although I have elaborated that last time, लेकिन I'll try to just use the same continuum hypothesis to remind you how we define pressure. Pressure को हमने कैसे define किया था, उसका भी ये है कि imagine a fluid, whether it's a liquid or a gas or whatever, you have a tiny region, yeah, और उस tiny region पे आपके पास फोर्सेस आ रहे हैं, तो जो टोटल फोर्स है इस टाइनी रीजन पे, उसको आप क्या कह दें? डेल्टा एफ। आपको ये पता है कि फोर्स ऐड होता है एरिया के साथ। आप इमेजिन करें ना, आप दीवार पे आप एक काम करें, आप किसी दीवार पे अपना हाथ लगाएं, पूरा हाथ पाम के साथ आप फोर्स लगाएं, और फिर आप एक उंगली से लगाएं, तो कौन सा आसान होता है? पूरे हाथ से लगाना, क्योंकि वो फोर्स चूंकि पैरेलल में डिवाइड होता है ना, तो आपको वो नहीं फील होता, वो पेन फील नहीं होता। अगर आप वही फोर्स कंसंट्रेट करें, वही फोर्स आप एक उंगली से लगाना चाहे, तो आपको फील होता है कि वो दर्द होता है उसका। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फोर्स इज नॉट ए यूजफुल क्वांटिटी when you want to describe it at a point. फोर्स एट अ पॉइंट के साथ वही मसला है जो मास एट अ पॉइंट के साथ होगा। क्या होगा? फोर्स एट अ पॉइंट, क्योंकि वो सारा फोर्स आप एक पॉइंट पे अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली तो हम कंटिन्यूम हाइपोथेसिस करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि नहीं, एक्चुअली फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो मैं वही करूंगा कि, और जाहिर बात है इसमें वॉल्यूम नहीं आता, फोर्स के सामने एक एरिया होता है ना, उस एरिया पे
एक एरिया पे ही आप फोर्स लगाते हैं ना, वॉल्यूम पे तो नहीं लगाते। सो यू हैव दैट टाइनी फोर्स, दैट टाइनी एरिया, और इसका आप लिमिट ले लें क्या, डेल्टा एरिया अप्रोचेस 0, और दिस इज व्हाट यू कॉल प्रेशर। प्रेशर। तो प्रेशर जिस तरह वहां पे डेंसिटी थी, सो इट्स यू कैन थिंक ऑफ इट एज ए डेंसिटी ऑफ फोर्स, लेकिन ये डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, पर यूनिट एरिया है। और दोनों में क्या चीज कॉमन है कि व्हाई डू वी नीड प्रेशर, व्हाई डू वी नीड डेंसिटी, बिकॉज वी नीड ए क्वांटिटी एट ए पॉइंट, क्वांटिटी एट ए, और एट ए पॉइंट ना फोर्स यूजफुल कॉन्सेप्ट है और ना मास, ठीक है। इसीलिए इन क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, अभी आपको नाम की समझ भी आ जाएगी, इनको कौन सी प्रॉपर्टीज कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बिकॉज दे रिप्रेजेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। इंटेंसिटी हमेशा पॉइंट पे होती है, और वो जो मास और फोर्स है वो क्या है, वो कौन सी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि वो पॉइंट पे नहीं होती, पॉइंट पे तो वो जीरो हो जाती है, उसके लिए आपको एक्सटेंट चाहिए, ठीक है। अब जो अगली क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का कंसेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो ऐसे है कि जो माइक्रोस्कोपिक दुनिया है ना, क्या माइक्रोस्कोपिक जो वर्ल्ड है, हम although हम statistical mechanics, quantum mechanics, we don't want to get into that detail, but one thing is very clear, that the motion at the microscopic level is not organized, it is not organized, और इसके अपोजिट क्या है, कौन सा है, अब ऑर्गेनाइज्ड और नॉट ऑर्गेनाइज्ड में फर्क समझना बहुत जरूरी है, या डिसऑर्गेनाइज्ड भी आप कह सकते हैं, क्या डिसऑर्गेनाइज्ड। आपके पास लेट सपोज यहां पे 10 लोग हैं, ठीक है, और ये एक ही डायरेक्शन में कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना, या सारे एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड मोशन या ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। और लेट्स से यहाँ पे एक तितर बितर बेहंगम लोग या कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर क्राउड में, तो ये डिसऑर्गेनाइज्ड होगा और ये क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास इफ यू हैव अ बॉडी एंड दैट बॉडी इज मूविंग एट सम वेलोसिटी, तो ये पूरा सिस्टम एज ए होल मूव कर रहा है, सारे मॉलिक्यूल्स सारे एज ए होल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड मोशन। दैट इज व्हाट वी मीन बाय मैक्रोस्कोपिक। तो ये यूजफुल है, ये क्यों यूजफुल है ये वाला, क्योंकि दिस कैन बी यूज्ड टू डू समथिंग। आप इससे कोई कोई काम ले सकते हैं, कोई आप कोई वेट उठा सकते हैं, आप कोई भी चेंज ला सकते हैं। लेकिन अगर ये जो मॉलिक्यूलर मोशन है ये डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो ये इतना यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो अब हम ये जो डिसऑर्गेनाइज्ड या डिसऑर्डर, आपने डिसऑर्डर नाम सुना होगा ना, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर को हमने क्वांटिफाई करना है कि हाउ डू वी मेजर डिसऑर्डर, हाउ डू वी मेजर इट। सो एक सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है, अब आप मुझे बता सकते हैं कि बेस्ड ऑन योर कॉमन सेंस, I have a system and I ask a question, how much disorder this system has? Does it sound like a reasonable question? कि इस सिस्टम के अंदर कितना डिसऑर्डर है? Is it a reasonable question or an unreasonable question? अगर उस सिस्टम के एटम सारे ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है तो उसका डिसऑर्डर ज्यादा होगा, और अगर कम है तो उसका डिसऑर्डर क्या होगा, कम होगा। So disorder is a property. It is a property.
that actually we use that as, for that we use क्या, entropy. Entropy is the name given to a measure of disorder. अब आपको समझ आ गई? लेकिन ये इंटेंसिव नहीं है, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव. अब जो टेम्परेचर है ना, बेसिकली टेम्परेचर उसी का नतीजा है कि इफ यू लीव एवरीथिंग, सो दी इट्स अ पार्शियल डेरिवेटिव, वो जो हमने लिया था, मैं वो लिमिट बार बार नहीं करूंगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ चेंज इन एनर्जी, ऑफ एनर्जी आई वुड से, और एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी, क्या, इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी का मतलब ये है कि उसमें से आपने वर्क इंटरेक्शंस और सारी निकाल दिए, बाउंड्री पे जो होता है वो निकाल दी, और इसको अगर आपने एंट्रोपी से डिफरेंशिएट किया तो उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर. सो टेम्परेचर इज आल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी which can be defined at a point. You can say that at this point I have this much temperature. वहाँ पे एनर्जी जीरो होगी और एंट्रोपी भी जीरो होगी, किसी एक पॉइंट पे एंट्रोपी भी जीरो होगी और एनर्जी भी उस पॉइंट पे जीरो हो जाएगी, क्योंकि दे आर बोथ एक्सटेंसिव वेरिएबल्स. ये बात समझ आ गई आपको? अब टेम्परेचर का ये जो डेफिनेशन है ना, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जाहिर बात है एंट्रोपी का कांसेप्ट भी अभी थोड़ा सा वेग है. In the past, when people did not have a very precise picture of entropy, they had a very practical way of measuring temperature, measurement of temperature. क्योंकि जो बंदा थर्मोमीटर बना रहा था उसको एंट्रोपी का नहीं पता था, ठीक है, तो अब उसने एक गेम चलाई है, वो आपको समझने की जरूरत है. Let's say I don't know what I mean by temperature. Let me write this down. I don't know precisely what is temperature, but I have a vague concept, and I see temperature as some measure, I don't know how, some measure of hotness. क्या? If a body is hot, I want to know, okay, how hot is it? So अब ये एक क्वालिटेटिव पिक्चर है, इसको क्वांटिटेटिव कैसे बनाना है? मैं ये कह रहा हूँ, in two bodies in contact with one another, and let's say this is system 1 and this is system 2, and they may have different properties. Yeah, it will have its own properties, so if they come into contact, definitely some kind of interaction is possible between the two at the boundary. Yeah, so heat interaction, work interactions, all these different kinds of interactions. So there will, let's say that interaction starts, or those different kinds of interactions start, so there will be a point where, and of course, as a result of this interaction, properties here and there will change. So some properties may go down, yeah, some properties may go up. Similarly here, some properties may go down, some properties may go up. So there will be a point in time where these properties will stop changing. Okay, so the two systems still might have different properties, but those properties will stop changing with time. Now that will be an indication that no further interaction is going on. Yeah, so if all types of interactions stop, then there is no way the properties could actually change. Okay, there may be internal reasons for changing the property. So let's say assume that every process stops both at the boundary and inside the system. So when all the properties of system 1 stop changing with time, and all the properties of systems 2 start changing with time. So for example, if this is time,
T, yeah, and all the properties are constant. All the properties as constant, both for system 1 and for system 2. Similarly for system 2, time, yeah, and properties constant, yeah, all the properties are constant. So that is what we mean by thermal equilibrium. Okay, so thermal equilibrium is, yeah, let me just write text, thermal equilibrium. By thermal equilibrium between the two, so you say that system 1 is in thermal equilibrium. Let me just write it down. You say that system 1 is in thermal equilibrium, yeah, with system 2. What do you mean by that? That all the interactions, all the thermal interactions between system 1 and system 2 have stopped, and all the properties have settled to their constant values. And if that is the case, then we can say that both systems have a common temperature. So we are defining temperature indirectly. We assume that a property called temperature exists without even knowing what that property is, and we define it indirectly. That temperature will be the same. Other properties may be different between 1 and 2, but this property will be the same. That's why I wrote common, yeah, if all the properties stop changing in system 1 and in system 2. So okay, in contact with one another, and let's say this is system 1 and this is system 2, and they may have different properties, yeah, it will have its own properties, so if they come into contact, definitely some kind of interaction is possible between the two at the boundary, yeah. So heat interaction, work interactions, all these different kinds of interactions. So there will, let's say that interaction starts, or those different kinds of interactions start. So there will be a point where, and of course, as a result of this interaction, properties here and there will change. So some properties may go down, yeah, some properties may go up. Similarly here, some properties may go down, some properties may go up. So there will be a point in time where these properties will stop changing. Okay, so the two systems still might have different properties, but those properties will stop changing with time. Now that will be an indication that no further interaction is going on, yeah. So if all types of interactions stop, then there is no way the properties could actually change. Okay, there may be internal reasons for changing the property. So let's say assume that every process stops both at the boundary and inside the system. So when all the properties of system 1 stop changing with time, and all the properties of systems 2 start changing with time. So for example, if this is time t, yeah, and all the properties are constant, all the properties as constant, both for system 1 and for system 2. Similarly for system 2, time, yeah, and properties constant, yeah, all the properties are constant. So that is what we mean by thermal equilibrium. Okay, so thermal equilibrium is, yeah, let me just write text, thermal equilibrium. By thermal equilibrium between the two, so you say that system 1 is in thermal equilibrium. Let me just write it down. You say that system 1 is in thermal equilibrium
yeah, with system 2. What do we mean by that? That all the interactions, all the thermal interactions between system 1 and system 2 have stopped, and all the properties have settled to their constant values. And if that is the case, then we can say that both systems have a common temperature. Common temperature. So we are defining temperature indirectly. We assume that a property called temperature exists without even knowing what that property is, and we define it indirectly. That temperature will be the same. Other properties may be different between 1 and 2, but this property will be the same. That's why I wrote common. Yeah. If all the properties stop changing in system 1 and in system 2. So, okay. They define temperature indirectly. They define temperature indirectly. अब उसमें ये है कि अब जाहिर बात है आप फिर इसमें क्या इनकन्वीनियंस है, कोई बता सकता है कि व्हाट इज इनकन्वीनियंट इन दिस वे ऑफ डिफाइनिंग टेम्परेचर? आप जब भी किसी बॉडी की टेम्परेचर की बात करेंगे आपको एक दूसरी बॉडी चाहिए होगी, तो इट इज वेरी इनकन्वीनियंट ना. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड बॉडी इमेजिन की. क्या? और इमेजिन 3 बॉडीज. क्या? और लेट्स से इसमें से ये क्या है, ये वाला स्टैंडर्ड है, और लेट्स से इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है. इन तीनों की सारी प्रॉपर्टीज सेम है. तो ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया, ये इसके साथ हो गया, और ये इसके साथ हो गया. तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक स्टैंडर्ड बॉडी अगर अवेलेबल है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके साथ मैच कर सकते हैं. तो अगर आपने इसको मैं हटा देता हूं ना, अगर आपने लेट्स से मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 बॉडीज है, बॉडी ए एंड बॉडी बी, और ये मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड है ST. तो इफ A is in thermal equilibrium with standard and if B is in thermal equilibrium with standard, these two must also be in thermal equilibrium with each other, and you don't have to test that. You don't have to. This is called the zeroth law of, ये जो मैंने अभी बात बताई है, zeroth law of thermodynamics. zeroth law of, इससे क्या अचीव किया हमने, बताएं जरा. We have a scale of temperature. We don't need a definition of temperature and we can still measure it. और इस स्टैंडर्ड बॉडी को हम क्या कहेंगे, इसका क्या नाम होगा, कोई नाम सजेस्ट कर सकता है? You know that name already. Let me tell you that you know that name. इसका नाम है क्या? क्या नाम है इसका, बताएं. थर्मोमीटर. ठीक है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोमीटर. इफ यू हैव अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड इफ, अच्छा अब इसमें अब आप बताएं कि हमें टेम्परेचर हमारे लिए नया कॉन्सेप्ट है. थर्मल इक्विलिब्रियम हमने किस में किया था, हमने उसके लिए क्या वर्ड यूज किया था, प्रॉपर्टीज. तो आप कोई मुझे प्रॉपर्टी बता सकते हैं जो आप यूज कर सकें to test whether two bodies are in a thermal equilibrium or not? Let's say थर्मोमीटर है, ये वाला, ये क्या है, थर्मोमीटर है, और ये आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट है. तो मैं थर्मोमीटर में कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँगा. कैन यू टेल मी व्हिच प्रॉपर्टीज आर एक्चुअली इन यूज इन थर्मोमीटर्स? वॉल्यूम, वहां पे वो मरकरी का वॉल्यूम यूज होता है ना. इसी तरह कोई और प्रॉपर्टी, आप कोई भी प्रॉपर्टी जो जो इलेक्ट्रिकल है ना थर्मोमीटर्स, वो किस चीज को यूज करते हैं, रेजिस्टेंस को, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस.
any property that changes with temperature can be used to test whether two objects are in thermal equilibrium or not. This मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर है वो बहुत बाद में आया है, शुरू में लोगों ने स्केल बना लिया था, ठीक है। अब एक काम करते हैं, लेट्स कम टू दो स्केल्स। आपको याद आ रहा है वो जो 3 स्केल्स थे? एक स्केल क्या है? सेल्सियस, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। और ये मैं बहुत बेसिक जा रहा हूँ, बाकी डिटेल आप बुक में देख ले। तो लेट्स से मेरे पास एक ये अपर है और ये क्या है, लोअर है। तो यहाँ पे क्या था, लेट्स से वाटर का वो जो पता नहीं कौन सा था, 0, ठीक है। और इसके क्या होगा, ये प्रिसाइज नहीं है, ठीक है, ये इसमें कोई 100 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, वो आप बाद में देख लें। तो जब ये 0 और 100 के दरमियान है तो ये कहाँ पे होता है, 2। और मैं पॉइंट्स इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है, वो 0.15 वो आप बाद में लिख दे। और यहाँ पे क्या होगा, 170, यहाँ पे क्या था आपको याद है, 32 एंड समथिंग था। और ये क्या था, 32 प्लस 180 था ना ये। तो ये क्या हो जाएगा, 2 112 या नहीं, मैं गलत लिख दिया। 180 प्लस 32 क्या बनता है, 212 212। जी। अच्छा, ये कितने वो है इंटरवल्स है यहाँ पे, 100। ये कितने हैं, और ये कितने इंटरवल्स हैं, 180। ये बात समझ आ गई? जी। अच्छा, इनको रिलेट करने का आसान तरीका आपको याद होगा, बहुत आसान। वो ये था कि C TC माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100, इसका ये मुझे क्या देगा, मुझे बताएं। What will it give me? मैं 0 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं ना, this will give me basically 1 unit, ठीक है, 1 unit on this scale। तो यहां पे वो क्या होगा, this will be 100, और यहां पे क्या होगा, T। अच्छा, ये सब TC का मतलब है कि टेम्परेचर मेजर्ड इन सेल्सियस, टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन। तो यहां पे क्या होगा, माइनस क्या होगा, 273. क्योंकि वो उधर से स्टार्ट हो रहा है ना। तो इन दोनों में किस चीज का फर्क है, बताएं मुझे, इन दोनों में क्या फर्क है, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट का, कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो 273 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये 180 होगा, और ये T। जी, 32। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि फ़ारेनहाइट और इन दोनों में 2 टाइप का डिफरेंस है, वो स्टार्ट भी गलत जगह से हो रहा है, दूसरी जगह से हो रहा है, और उसका स्केल भी, क्योंकि वो 180 है ना। अच्छा, आप मुझे बताएं, मुझे कोई वैल्यू बताएं, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TC। कोई मुझे टिपिकल वैल्यू बता सकता है टेम्परेचर की सेल्सियस में? 25। 25। तो ये मैं लिख सकता हूँ, ये बताएं, मैं लिख सकता हूँ या नहीं? Who agrees with this and who doesn't agree with this? तो ठीक है ना,
ठीक है, ये गलत है, बता दूं मैं आपको। से क्वेश्चन रिपीट कर दें। ये जो मैंने लिखा है नीचे वैल्यू, जो एग्जांपल लिखी है टी सी इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, ये ठीक है या गलत है? ये एग्जांपल ठीक है या गलत है? ठीक है, ठीक है। हम यूनिट कब लिखते हैं? मैं एक बात बताता हूँ, जब कॉमन लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप मुझे इसके अलावा कोई एग्जांपल दे देना। आप मुझे एक दे दें उसमें किलोग्राम, ठीक है? तो लेट से मेरे पास 2 किलोग्राम्स हैं और 2 किलोग्राम को कोई कन्वर्ट करे उसमें पाउंड्स में, किसमें? LB पाउंड, तो क्या बनता है वो? या मैं आसान एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है ना? सर 4.4। अच्छा, वो आपने कर दिया 2 किलोग्राम, आपने क्या कर दिया? जी सर 4 पॉइंट 4.4। और पाउंड्स, ठीक है ना? तो ये क्या होगा? ये मास होगा या मास होगा या मास इन पाउंड्स होगा? ये मास होगा। मास इज मास, मास डजंट केयर वेदर यू राइट इट इन किलोग्राम्स और इन पाउंड्स। समझ आया नहीं? आप चाहे तो मैं यहाँ पे एक और यूनिट भी लिख सकता हूँ। आपको और यूनिट किसी को याद है 4.4 पाउंड और किलोग्राम के अलावा? कोई भी आप लगा सकते हैं, आप जितने यूनिट्स बनाना चाहें, इन सब को मैं मास कहूंगा, m। तो इसका मतलब यह है कि इन फिजिक्स वी कैन यूज 2 टाइप्स ऑफ सिंबल्स। इस सिंबल में ये शामिल है, ये आप किलोग्राम लिखेंगे या पाउंड लिखेंगे, वो आपको द नंबर एंड द यूनिट बोथ मस्ट बी पार्ट ऑफ दिस m। ये बात समझ आ रही है आपको? This symbol m contains this 2 as well as this kilogram, not just 2. Or this symbol also contains, the same symbol contains the value as well as the unit. तो इसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, क्या? या डायमेंशनल, आपने नाम सुना है? डायमेंशनल क्वांटिटी। अगर मैं ये लिखता हूं कि नहीं, let's say कि m in kilograms represents the number which represents the mass in kilograms, and MLB represents the number that represents the mass in pounds. तो अब mkg को क्या लिखूंगा मैं? बताएं इस केस में। 2 mkg is 2 because it only this symbol only represents the number. mkg is not a mass. Let me repeat this. This is not a mass. It is only a number. ये आपने इंटरप्रेट करना है कि ये मास है, और वो आप kg अपने साथ लगाएंगे आप। ये ऐसा ही है ना, आपने कोड लिखा है, कोड किसने लिखा है जिसमें उसको मास या टेम्परेचर लिखने की जरूरत पेश आई है? लेट से मैं एक सी फाइल लिख रहा हूं, क्या? और यहाँ पे मैं लिखता हूँ m इज इक्वल टू m, मेरे पास एक वेरिएबल है मास का, तो मैं वहां पे क्या, मैं इसको 2 kg असाइन कर सकता हूँ कोड में? उसको तो नंबर चाहिए ना, तो वहां मैं क्या करूंगा? 2 लिखूंगा, फिर क्या कहूंगा? सेमीकोलन, कमेंट। और यहाँ पे मैं कमेंट में लिख दूंगा, पता नहीं कमेंट आप उसमें लेट से मैटलैब है, और आप कहेंगे कि इट इज मास इन क्या? किलोग्राम। तो ये आपने लिखा है m is still a number. This comment does not make m a mass. M is still a variable which only represents a pure number. This is the difference between dimensional quantities and non-dimensional quantities. अब इस इक्वेशन को दोबारा देखें।
क्योंकि अगर आप ये लिख देते हैं, बेसिकली आप ये लिख सकते हैं ना, T is equal to 25 डिग्री सेल्सियस, तो शुड नॉट मैटर कि आप इसको सेल्सियस में लिख लें या फ़ारेनहाइट में। अगर आप इस तरह करेंगे गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो 32 से स्टार्ट हो रहा है, वो किससे स्टार्ट हो रहा है, 273 से। सो द ओनली वे दिस इक्वेशन कैन मेक सेंस is to have them as pure numbers. These are pure numbers, ठीक है। वरना आप इसको, तो ये क्या हो जाएगा, this is TC, this is TF, क्या होगा फिर। अब आप मुझे बताइए TF कैसे, बल्कि TK आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इससे, TK, how do you use that equation to write TK, तो आप क्या करेंगे, TK is equal to TC plus 273. आप ऐड करें और आपको क्या मिल जाएगा, 25 plus 273 क्या होता है, बताएं जल्दी। 98. क्या 298, 298 ठीक है हो जाएगा। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि ये क्या होगा, TF क्या होगा, TF 32 plus 1.8 टाइम्स 25, ये क्या होगा बताएं जल्दी जल्दी। 77 कॉन्सर्ट 77। अच्छा, अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, अब मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई ना, एक क्या आ गया 25, अब मैं यहां पे लिखना चाहता हूं क्या, और यहां पे मैं क्या लिखना चाहता हूं, दे आर ऑल रिप्रेजेंटिंग द सेम टेम्परेचर। अब इस T के नीचे मुझे लिखने की क्या जरूरत, कोई जरूरत नहीं है। ये T क्या है, कौन सा टेम्परेचर है, फिजिकल टेम्परेचर ये है, दीज आर जस्ट नंबर्स। अब आप मुझे बताएं कि ये T सिंबल में उस इक्वेशन में क्यों यूज नहीं कर सकता, इसमें यहां पे किसमें, इस जो इक्वेशन मैंने ये लिखी है, इसमें अगर मैं एक्चुअल T लगाऊं तो उसमें क्या मुसीबत आ जाएगी। लेट्स से मैं इसको रिप्लेस करता हूं किसमें, लेट मी रिप्लेस दिस विद एक्चुअल T, क्या तो इस सर क्योंकि 273 कैंसर होती है। हाँ नहीं, डिग्री तो मुझे उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, केल्विन लगाना। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि ये T-2 से, अच्छा ये T डजंट केयर, T जो मर्जी हो उससे 273 केल्विन आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैं इसको बताऊं, जब आप इसको ठीक करेंगे तो आप फंस जाएंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ पे आप ये करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड लगा दें 0 के साथ। डिग्री सेंटीग्रेड लगाएंगे, अब मसला 0 का है ना, 0 के साथ आप केल्विन लगाए या डिग्री सेंटीग्रेड लगाएं, 0 तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, समझ आ गई। सो अब ये जो आंसर है, यू हैव नो आइडिया हाउ टू इंटरप्रेट दिस, ठीक है। और फिर उधर क्या करना पड़ेगा, इधर इसके साथ ये इक्वेशन आप ट्राई करेंगे, हमेशा कोई ना कोई गन मचाएगा ये, क्योंकि इस लाइन को आप, ये 0 मसला कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के मसलों से बचने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं,
when you want to relate these quantities, you have to get rid of all the units, और numbers आप compare कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें. ये आप इस तरह करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा. ठीक हो गया जी. दूसरा मैं आपको एक चीज बताता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बुक में वो यूज कर रहा है. किसको ये याद है ये जो पाउंड्स और मास का रिलेशनशिप? व्हाट इज 1 पाउंड इन किलोग्राम्स? बताएं. ये किसको याद है? या आप मुझे ये बताएं, या आप मुझे ये बताएं. हाँ क्या? या आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज 1 किलोग्राम इन पाउंड्स. इनमें से कोई एक बता दे आप मुझे बस. सर अप्रोक्सीमेटली 2 pounds 1 kg होता है. हमें 2.2 नहीं होता? Yes, sir. जी सर. 2.2 होता है ना? Yes, sir. अच्छा, मैं आपको एक टिप बताता हूँ, ये आपने याद रखना है क्योंकि ये बहुत मसला करता है ना. अच्छा, लेट्स से आपको ये याद है, ठीक है. अब ये याद रखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. रिमेंबर, दिस इज एन इक्वेशन बिटवीन यूनिट्स. ये 1 किलोग्राम है, ठीक है. इसमें सिंबल को ना डालें. अब मेरे पास, लेट्स सपोज मेरे पास मास है, m इज इक्वल टू, लेट्स से मेरे पास है 5 पाउंड्स. क्या? 5 पाउंड्स. और मैंने इसको कन्वर्ट करना है किस में? किलोग्राम में. तो इफ यू आर मेंटली प्रेजेंट, अगर आपने चाय पी हुई है, दिमाग आपका सी है, लड़ाई नहीं की हुई, ठीक है ना, सर में दर्द नहीं है, तो आप कर सकेंगे क्या? इस 2.2 पे इसको डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है. अगर आपका मूड ठीक नहीं है, हो सकता है आप उल्टा कर लें, ठीक है. तो इससे बचने के लिए मैं आपको एक टिप देता हूं, ये बुक में यूज कर रहा है. आप एक काम करें, मुझे एक बात बता दें. इफ आई डिवाइड 1 किलोग्राम and I divide that by 2.2, तो मुझे क्या मिलेगा आंसर? बताएं. जो भी आंसर मिलेगा उसका यूनिट क्या होगा? Kilogram. अच्छा, और अगर मुझे बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा, वैल्यू जो भी होगी. अच्छा, अब मैं एक काम करूं, अगर इसके साथ मैं पाउंड लगा दूं तो ये क्या आंसर है, ये बताएं मुझे. kg per pound. Sir, अब नहीं हो सकता. इसका जवाब मुझे दे दें. आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस. इसका जवाब क्या होगा? Sir, किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा. हाँ? क्या? Sir, किसी एक यूनिट को कन्वर्ट नहीं करेंगे. कन्वर्जन तो आपके सामने है, मैंने उसी क्वेश्चन से लिखा है, मैं कोई नई चीज तो लिखी नहीं है. नीचे उसी इक्वेशन को मैंने, लेफ्ट साइड 1 kg है और राइट साइड क्या है? इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड क्या है बताएं? 1 kg है ना. राइट साइड क्या है बताएं. अब आई वांट यू टू रीड दिस. मुझे पता है ये मैं ट्रिवियल बात कर रहा हूं, लेकिन आई वांट योर माइंड टू रजिस्टर दिस. व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? समबडी स्पीक्स इट आउट लाउड. लेफ्ट हैंड साइड इज, say it please. Left hand side is 1 kg. and right hand 1 side, kg. right hand side. Sir, 1 kg. नहीं, 1 kg. right hand side क्या है? 2.2 2.2 pounds. Are they equal or not? Yes. So when I divide one thing by another thing and when they are equal, what should I get? यहाँ पे क्या आना चाहिए? 1. और उस 1 का कोई यूनिट नहीं होगा, ये ध्यान में रखिए आप. This is 1 and this 1 is a pure number. This is something which you must remember.
ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अगर मैं, लेट मी गेट बैक टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं 5 पाउंड, मुझे नहीं पता कि 5 पाउंड को 5 पाउंड ही रहने दे, अगर इसको मल्टीप्लाई करूं 1 से तो मुझे क्या मिलेगा आंसर? 5 पाउंड ही मिलेगा ना। जी। अब अगर मैं इस 1 को रिप्लेस करूं उस एक्सप्रेशन से तो क्या होगा ये? 1 kg डिवाइडेड बाय केजी में आंसर आ तो दिस मस्ट गिव मी 5 पाउंड। फायदा मुझे क्या हुआ, मुझे बताइए, ये गुलकारी करने का क्या फायदा हुआ? सर आंसर केजी में आ जाएगा। मैं एल पाउंड को पाउंड के साथ कैंसिल कर सकता हूं अब, सो आई डोंट जी। नीड टू रिमेंबर कि मैं डिवाइड कब करूंगा और मैं मल्टीप्लाई कब करूंगा। यहां पे वो डायरेक्ट मुझे करना पड़ा क्योंकि ये पाउंड था। लेट्स से ये 5 पाउंड नहीं था, ये क्या था? दूसरा क्वेश्चन, लेट्स से यहाँ पे ये 5 क्या था, किलो। तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा और वो 1 फिर क्या होगा? फिर मैं उसको ऐसा, क्योंकि 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय, सॉरी ये मैंने उल्टा कर दिया ना, हाँ 2.2 पाउंड डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम विल आल्सो गिव मी 1। तो अब मुझे पता है, या प्लानिंग दिमाग में करें कि मैं अगर ये यूज करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। एंड दिस इज सो इंपॉर्टेंट दैट दिस ऑथर यूजेस दिस 2 लाइंस टू रिमाइंड यू कि वो ये ट्रिक लगा रहा है, ठीक है। जब भी वो बुक में ये करेगा वो 2 लाइंस लगाएगा रिमाइंड कराने के लिए, ठीक है। अब ये इसमें ये चीज में इसलिए जरूरी है कि आपने, जब भी आप दो चीजों को कन्वर्ट करते हैं ना, यूनिट्स को, तो अक्सर आप ये करते हैं कि हमेशा आपके पास अक्सर केसेस में, जिस तरह ये एग्जांपल है कि आप ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यूनिट चेंज हो जाता है जस्ट बाय मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीज सेल्सियस में नहीं होती। सेल्सियस में चूंकि उसका जीरो आर्बिट्रेरी है ना, तो आप ये नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा, इसका मैं मेरे ख्याल में, लेट मी जस्ट गिव यू सम, let me just start with this thing again. Let's say I have mass, ये मैंने कोई और अलग चीज तो नहीं क्लिक की। अच्छा ठीक है, लेट्स से m is equal to 5 kg, ठीक है, m is equal to 5 kg। अब मुझे ये बताएं कि इमेजिन कि m नॉट इज 1 kg। m नॉट इज, मैंने m नॉट वैसे एक सिंबल डिफाइन कर लिया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 m नॉट, यस और नो? लिख सकता हूं? यस सर। अच्छा, अब मुझे बताएं कि व्हाट इज m डिवाइडेड बाय m नॉट? फाइव। अच्छा, इससे आपको कोई एतराज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं, ये ठीक है या गलत है? ठीक है ये सर, ठीक है। आंसर तो वही हाँ, आएगा। असल में ये जब हम लिखते हैं तो लोग इसको परेशान हो जाते हैं देख के कि आप यूनिट पे, क्योंकि 1 किलोग्राम इज जस्ट ए मास, इट इज अ मास, नई चीज तो नहीं है ना। मैं एक मास को दूसरे मास पे डिवाइड कर रहा हूँ ना। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने प्लॉटिंग करनी है ना, लेट्स से आई वांट टू प्लॉट सम क्वांटिटी, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे m है, क्या है, और यहाँ पे कोई इसके अगेंस्ट कोई और चीज है, लेट्स से वॉल्यूम है, ठीक है,
मैं आई वांट टू प्लॉट वॉल्यूम अगेंस्ट मास, और मैं यहाँ पे लेट्स सपोज 1 और 2 लिखता हूँ, दो वैल्यूज, तो ये m क्या है, ये डायमेंशनल है ना, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1 किलोग्राम, और अगर मैं ये ना लिखूं तो ये गलत होगा ना, ठीक है। मैं ये कर सकता हूं कि मैं यहाँ पे 1 2 लिख दूं और वहां पे मैं m लिख दूं, विल दैट बी ओके? टेल मी, इज दिस ओके दैट आई राइट m देयर एंड आई राइट 1 2 3, क्योंकि m इज डायमेंशनल। तो इसको मैं कैसे ठीक करूं, मुझे बताएं इस प्लॉट को। इफ आई वांट टू टेल दैट दिस इज इन किलोग्राम्स, मुझे क्या करना पड़ेगा, because these are values not of m but of m divided by, आपको समझ आ रही है? ये बात किसको समझ नहीं आई? बताएं। सर हम अगर m के साथ ब्रैकेट में kg लिखें वो भी ठीक होता है? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो गलत होता है ना, वो लोग लिखते हैं ब्रैकेट में। क्या होता है ब्रैकेट में, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं ना चीजों को, इसका क्या मतलब होता है? ब्रैकेट में जो चीज लिखते हैं उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। हाँ, ब्रैकेट में आप लिखते हैं, लेकिन उसका वो कब ठीक माना जाता है साइंटिफिक कम्युनिटी में, जब आप टेक्स्ट लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ना मास, नाउ मास इज नॉट अ वेरिएबल, इट इज अ टेक्स्ट, फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ kg, दैट इज अलाउड बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग मैथमेटिकल। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे आप m लिख दें, क्योंकि m और किलोग्राम का मतलब है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को, ठीक है? ये बात समझ आ गई? यस सर। So you have two options. You either write text in the bracket, and if you want to write mathematical symbol, so you must divide it. Otherwise, this makes no sense. ठीक है? So अब मैं let's get to the last point, and that will be the starting point of our next lecture. तो आप में से जितने भी लोग अकाउंटिंग वगैरह या बैलेंस शीट, आपने नाम सुना है बैलेंस शीट? Let's say you are working in a factory and you want to write balance sheet, yeah? तो मुझे एक बात बताएं, मैं आपके पास यहाँ पे नाम लिखना चाहता हूँ, प्रोडक्शन नाम आपने सुना है? प्रोडक्शन, लेट्स से प्रोडक्शन ऑफ समथिंग, मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ प्रोडक्शन ऑफ सम क्वांटिटी, प्रोडक्शन ऑफ सम क्वांटिटी। और दूसरा है इनपुट टू दैट फैक्ट्री, कि उस फैक्ट्री में कितना चीजें आ रही है। तीसरा क्या है? आउटपुट। आउटपुट और इनपुट का मतलब यह है कि द फैक्ट्री इज प्रोसेसिंग द इनपुट, इट इज प्रोसेसिंग द इनपुट, या, एंड इट इज गिविंग यू द आउटपुट। दिस डज नॉट रिप्रेजेंट जनरेशन, दिस डज नॉट रिप्रेजेंट जनरेशन और एक्यूमुलेशन। तो एक तीसरी चीज है जिसको हम क्या कहते हैं? एक्यूमुलेशन, ठीक है ना? जिस तरह कहते हैं कि यार ये तो इसके बच्चे निकल आएंगे अब। तो अब ये चार चीजें हैं। कैन समबडी हेल्प मी राइट एन इक्वेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए फैक्ट्री? इन तीनों को मैं कैसे कंबाइन करूं टू गेट माय प्रोडक्शन? नाउ इट शुड बी बेस्ड ऑन योर कॉमन सेंस। क्या होगा? प्रोडक्शन इज इक्वल टू व्हाट? Can I say that it must be accumulation? It must have accumulation. क्यों? क्योंकि अगर वो accumulate कर रहा है, generate कर रहा है, तो production में उसका आएगा ना फिर वो plus. Should it be output minus input or input minus output? Which one should be correct?
अगर इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है तो प्रोडक्शन नहीं कर रहा ना। फिर प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरत है, क्या जरूरी है कि दिस शुड बी आउटपुट माइनस input. This is the equation which we will use for any quantity, for any quantity. अब मुझे बताएं, अगर मैं P लिख दूं, this strange P for production, और नीचे लिख दूं मैं, क्या लिख दूं मैं नीचे, मैं क्या लिख दूं, मोमेंटम, तो यहां पे क्या आना चाहिए, anyone? मोमेंटम का प्रोडक्शन क्या होना चाहिए? mass and velocity. नहीं, प्रोडक्शन उसका कितना होना चाहिए, मैं प्रोडक्शन कह रहा हूं, कितना मोमेंटम प्रोड्यूस। प्रोडक्शन का मतलब यह है कि ये मोमेंटम आप 1 by 1 कर लेना, इनपुट मोमेंटम, आउटपुट मोमेंटम, एक्यूमुलेशन, इन सब का ओवरऑल सम क्या होना चाहिए। आपको याद है मोमेंटम का एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, 0. या बिकॉज मोमेंटम कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब आप यही चीज एनर्जी के लिए पूछ लें, इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड का मतलब है कि इट कैन हैव नो इंटरेक्शन ऑफ मास, नो इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी, नो इंटरेक्शन ऑफ हीट, व्हाटएवर, तो ये क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए, ये भी आइसोलेटेड है, ये भी आइसोलेटेड है, दिस मस्ट आल्सो बी 0. अच्छा, और अगर वो आइंस्टाइन वाली रिलेटिविटी वगैरह चीजों को आप इग्नोर कर दें, तो यहां पे अगर मैं मास लिख दूं फिर भी ये नॉन रिलेटिविस्टिक में, रिलेटिविटी में ये फिर नहीं होगा, क्योंकि उसमें मास और एनर्जी कन्वर्टेबल हो जाते हैं। अब आ जाते हैं उसकी तरफ जिसको हम कहते हैं क्या, एंट्रोपी। अब जो एंट्रोपी है आइसोलेटेड सिस्टम का, ये 0 होगा या नहीं होगा, उसके लिए जरूरी है कि एंट्रोपी का मतलब आप समझे, इसका मतलब क्या था जो हमने थोड़ी देर पहले बताया है, इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज नहीं हो रहा। कुछ प्रोसेसेस इरिवर्सिबल होती हैं, कुछ प्रोसेसेस नेचर में, और इसका ताल्लुक प्रोबेबिलिटी से है, ये ध्यान में रखें। इट इज मोर लाइकली फॉर थिंग्स टू गेट डिसऑर्गेनाइज्ड देन टू गेट ऑर्गेनाइज्ड। आप अगर चीजों को आपस में छोड़ देना रैंडमली, तो why every process goes from order to disorder, why does it not go from disorder to order, क्योंकि और disorder is more likely, probability उसकी ज्यादा है ना। there are many ways of doing, there are, मतलब आप एक कमरे को देखिए, there are many ways to mess things out, but there are only a few ways to organize them। तो जब आप इसको बगैर छोड़ देंगे अपनी मर्जी पे, तो एवरीथिंग विल गेट, आप बच्चों को छोड़ देना तो वो बेहंगम हरकतें शुरू कर देंगे, वो ये नहीं कि आराम से बैठेंगे वो। तो because of this irreversible nature of many processes, the production of entropy will be non-negative। ये equal तब होगा जब वो reversible हो जाएगा। कुछ आइडियल केसेस होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, whenever there is irreversibility it will be greater than। तो ये 4 चीजें आपने ज़हन में रखनी है कि प्रोडक्शन ऑफ मोमेंटम इज 0, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज 0, प्रोडक्शन ऑफ मास इज 0 if you ignore what Einstein did, and production of entropy is non-negative। अगला सारा लेक्चर या पूरा कोर्स इन 4 चीजों के पर ही होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन आप पूछ लें बिफोर वी क्लोज दिस डाउन। We can have 5 minutes for questions if you don't have the next class। Any question?